होमवर्क क्वेश्चन वो सारे डिस्कस होंगे वन बाय वन, ठीक है, तो उसको आप आराम से कर सकते हो। तो अभी एक बार नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। बहुत स्लो पेस से जाऊंगी आज, पर जितना किया वो समझ लेना बेटे। सब सॉल्व होगा, न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे, लॉग भी लगेगा, टेंशन मत लो, थोड़ा सा रिवीजन मारो, इसका जरूर होगा। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? अच्छा, काइनेटिक्स और स्टैटिक वर्ड से तो आप लोग फेमिलियर होंगे, है ना? यस मैम। होमवर्क क्वेश्चन नहीं आए। ऋत्विका महाजन, आप तक कैसे नहीं आए बेटे? मैं आज फिर से कम्युनिकेट कर दूंगी। वैसे तो कुछ बच्चों के पास आ गए और कुछ बच्चों के पास नहीं आया, ऐसा है क्या? किस किस बच्चे को होमवर्क क्वेश्चन मिले हैं? मैम ग्रुप में डाला था। अच्छा ऋत्विका, एक बार आप चेक कर लेना बेटे, वो कह रहे हैं ग्रुप में डाला था। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या कहता है हमारे पास? स्टैटिक्स का मतलब होता है जब हम किसी चीज की स्टडी करते हैं और वो स्पीशीज रेस्ट पे है, तो उसका मतलब होता है स्टैटिक्स। अगर हम मूविंग पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं तो वो होता है काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या हो गया? द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री which deals with rate of reactions, and the factors affecting the rate of reactions. अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इस चीज का मतलब क्या हुआ बेटे? रेट का मतलब ये प्राइस वाला रेट नहीं है, इसको ऐसे मत समझना। इट इज जस्ट प्राइस रेट। मैम इस बार केमिस्ट्री का टेस्ट था संडे को, तो क्या आप उस टेस्ट को एक बार क्लास में भी सॉल्व करवा देंगे? क्लास में बिल्कुल सॉल्व करवा देंगे। कौन से चैप्टर का टेस्ट था आप ये बताओ पहले। मैम थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन आया था। टेस्ट नंबर 1 में सॉल्यूशन और सॉलिड आया था ना शायद। यस मैम। तो आज मैंने हिमांशु सर से बात करी थी, तो मैंने उनको बोल दिया था यही बात कि वो टेस्ट अगर आपको टाइम लगे तो आप डिस्कस करा देना, नहीं तो मैं करा दूंगी। तो अगर सर की क्लास होती है आपकी क्लास में तो वो करा देंगे, अगर आपकी क्लास में उनकी क्लास नहीं होती है तो आपको सारे के सारे टेस्ट मैं ही डिस्कस करा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं केमिकल काइनेटिक्स नहीं कराऊंगी, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो होमवर्क क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगी और डाउट करूंगी। उससे नेक्स्ट क्लास में मैं ऑर्गेनिक और थर्मो वाला पेपर डिस्कस कराऊंगी, ठीक है बेटे। अब मैंने आपको स्केड्यूल बता दिया। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रो होगा, उससे नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनिक और थर्मो वाला पेपर होगा। और आपको प्लीज कहने की जरूरत नहीं है, दिस इज माय ड्यूटी और मैं करवाऊंगी ही, ठीक है बेटे। केमिकल क्योंकि केमिस्ट्री का सही पेज से सिलेबस जा रहा है, इसलिए हमें टेंशन नहीं। ये केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो रेट ऑफ द रिएक्शन के साथ डील करती है एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। रेट को हम स्पीड बोल सकते हैं, रेट को हम वेलोसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो रिएक्शन की स्पीड और एक्चुअली में किस किस फैक्टर पे रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है उनके साथ रिलेट करती है, दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमें इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि रेट ऑफ द रिएक्शन होता क्या है। इट इज द स्पीड with which reactants are converted into product.
reactants are converted into the products. ये वो स्पीड होती है किसी रिएक्शन की जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम रेट ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है मैम, किसी का माइक ऑन है, डिस्टर्बेंस आ रही है। अपना माइक ऑफ कर लो सब बच्चे, जिसका ऑन है, तो बाकियों को डिस्टर्बेंस हो रहा है बेटे। तो पहली बात तो रेट ऑफ द रिएक्शन स्पीड को बोलते हैं या वेलोसिटी को बोलते हैं जिससे आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम ना एक जर्नल केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। देखो बेटा, जर्नल का मतलब होता है कि जो चीज मैं एक पे करूंगी ना वो किसी भी केमिकल रिएक्शन पे एप्लीकेबल होगी। तो कंसिडर द जर्नल केमिकल रिएक्शन, जनरल केमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो, मेरे लिखने का एक ढंग है। ए बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी। इसमें कैपिटल ए एंड कैपिटल बी है रिएक्टेंट, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी है प्रोडक्ट्स। ये जो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी है ना बेटे, इसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। यस, देखो सी एच की प्रोनाउंसिएशन या तो च होती है या क होती है। ठीक है, श बहुत कम होती है, बट कई बार इसे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी बोल दिया जाता है, बट वो बहुत सही नहीं है। तो बेटर टू से इट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये वो 2, 3, 4 होते हैं जो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगे होते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, और यहाँ पे किसके होंगे? ऑफ रिएक्टेंट। और ये जो सी एंड डी हैं ये आपके होंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स, कोफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये आपके पास रेट ऑफ द रिएक्शन हो गया कि एक्चुअली में रिएक्शन की एक जर्नल फॉर्म है क्या। अब अगर मैं ये केमिकल रिएक्शन लिखूं ना, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, इस वाले केमिकल रिएक्शन में ना जब हम रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, यहाँ पे ना चीजों के मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेट एक्सप्रेशन बोला है तो ये एक्सप्रेशन ही कहलाएगा, मतलब इस वर्ड को आपको याद रखना है कि ये रेट एक्सप्रेशन है। रेट का एक्सप्रेशन क्या कहता है कि देखो, ये आपके पास जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, या मैं एक आपको पहले एक डेफिनेशन और बता दूं कि जो भी आपका रेट होगा ना वो किसके बराबर होता है? वो होता है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट घटते हैं, और इंक्रीज इन द concentration of products divided by time taken। कितना टाइम लिया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज होने में, और ऊपर वाले एरो का मतलब है इंक्रीज। हमेशा याद रखो डिक्रीज के लिए नीचे वाला एरो आता है। तो दिस इज अगेन द टाइम टेकन। प्रीवियस स्लाइड दिखाती हूँ सिमरन, पहले एक्सप्रेशन लिख लूँ बेटे। तो अभी इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? देखो, इसका रेट एक्सप्रेशन लिखने के लिए क्या होता है कि व्हेन यू विल राइट द रेट एक्सप्रेशन ना, बताना जरा मुझे कि मैंने उसको क्या बोला है, व्हाट आई हैव टोल्ड। रेट कैसे लिखा जाएगा? वेलोसिटी। कैसे बताया? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। इसको मैं लिखने का एक ढंग बताती हूँ, फिर प्रीवियस स्लाइड करूंगी। -1/A, कंसंट्रेशन के लिए सिंबल बच्चा जी स्क्वायर ब्रैकेट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ A बाय कंसंट्रेशन ऑफ T। अब ये कंसंट्रेशन चेंज हो रही है ना, तो चेंज के लिए डेल्टा लिखते हैं। डेल्टा का मतलब चेंज होता है बेटे। -1/A डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A बाय डेल्टा T,
-1/b डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C बाय डेल्टा T, रिएक्टेंट डिक्रीज होते हैं, प्रोडक्ट इंक्रीज होते हैं, +1/c डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C बाय डेल्टा T +1/d डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ D बाय डेल्टा T। एक बात ये याद रखोगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन में कभी भी प्लस माइनस नहीं लिखना, यहाँ पे हर जगह इक्वल 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 है। बाकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1 अपॉन करोगे, और दूसरी बात है कि जो आपके पास आता है रिएक्टेंट उसके लिए माइनस लगाएंगे, प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो ये है रेट एक्सप्रेशन। इसमें अगर मैं इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को छोड़ दूं ना, तो जो इतना येलो वाला पोर्शन बना, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ठीक है, ए कितना डिसअपियर हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ, माइनस को इंक्लूड करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को छोड़ना है। तो इस तरह से ये बनाया जाएगा, माइनस को इंक्लूड करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को छोड़ेंगे। रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सी, तो यहाँ पे क्या आएगा? रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सी या रेट ऑफ डिसअपियरेंस? Rate of disappearance. हाँ जी, और इसमें आएगा अपीयरेंस, रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ सी। और ऐसे ही बेटा ये वाला क्या आ जाएगा? मैं क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में वो ये देता है बोल के, दिस इज अ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, किस स्पीड से डी अपीयर हो रहा है, बस इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। अब मैं 1 मिनट आपको लास्ट स्लाइड दिखा देती हूँ, फिर इसको करती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो। अब नेक्स्ट स्लाइड दिखा दूं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इन होगा, हाँ बी डिसअपियरेंस ही है। ओहो, 2 जगह सी आ गया, ठीक है जी, बी आ गया, बिल्कुल जी बिल्कुल, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया भाई, बी ही आएगा, सी कैसे आ सकता है, खुद बताओ। चलो ये पेज लिखो फटाफट, फिर मैं इसकी आपको एक वो बताऊंगी ये कौन से वाला रेट है। लिख लिया बेटे? डन मैम। Done, ma'am. ठीक है, मैम अभी कर रहे हैं। चलो करो। मैम डन। चलो जी, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज दैट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये जो मैंने रेट लिखा है ना, इस वाले रेट को बोलते हैं एवरेज रेट। इस चीज को ना, मेरी बात को पहले सुनना पूरा, ठीक है? दिस इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसका क्या लेना देना है? अच्छा, आप मुझे जरा अपनी घड़ी में देख के टाइम बताओ कितना हुआ है, तब मैं समझाऊंगी कि इसका क्या मतलब होता है। 6:19. 6:19। सही टाइम बताओ, सही, 6:18. अभी भी सही बताओ। Ma'am, 6:19. देखो 6:19 जो तुम बोल रहे हो ना, एक्चुअली में उसमें कुछ सेकंड्स भी होंगे, है ना? जितनी देर तुमने बोलने में लगाया वो भी कुछ ऐड हुआ होगा, जितनी देर तुम्हारी आंखों ने पढ़ के समझने में लगाया, चाहे वो बहुत थोड़ा होगा पर होगा तो सही। तो आप कभी भी एक्यूरेट टाइम नहीं बता सकते। जब भी कोई प्रोसेस, जब भी कोई रिएक्शन चलता होता है, तो हम उसका एक्यूरेट रेट नहीं बता सकते हैं। यस और नो? ठीक है, तो Yes, अब ma'am. लेट मी टेल यू कि इसमें कैसे करते हैं। जब मान लो कोई रिएक्शन हमने लैब में लगा लिया, और वो जो रिएक्शन है लैब में
ये जिसने बताया ना 6, 19, 23, दैट इज क्लोज टू द एक्यूरेट, बट इट इज नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट। आप इस बात को समझो, रिएक्शन में रिएक्शन हो रहा है लैब में, एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसको 35 मिनट लगेंगे। तुम्हें किसी टाइम पे रिएक्शन की स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो तुम क्या करोगे ना, तुम सबसे पहले रिएक्शन में से एक सैंपल लोगे। यहाँ प्रिसाइजली तो ठीक है, पर फिर भी बात को समझो। तुम क्या करोगे कि उसमें से एक सैंपल लोगे और उसमें देखोगे कि तुम्हारे पास एक क्या, उसमें कोई मीटर थोड़ा लगा हुआ है, रिएक्टेंट को ही हम चेक करते हैं ना। तुम क्या करोगे कि उसमें चेक करोगे कि कितनी इसमें कंसंट्रेशन है। फिर तुमने क्या किया, थोड़ी देर बाद दोबारा गए, थोड़ी देर बाद दोबारा चेक किया फिर कि उसमें कितनी कंसंट्रेशन है। फिर तुमने टाइम का चेंज निकाल लिया और कंसंट्रेशन का चेंज निकाल लिया। पर आप ये सोचो ना, जितने टाइम पे आप उसमें से रिएक्टेंट विथड्रॉ कर रहे थे, जितने टाइम पे आप उसमें से सैंपल ले रहे थे, उतना टाइम भी तो लग गया ना बेसिकली। उतने में कंसंट्रेशन और चेंज हो गई होगी। तो एब्सोल्युटली 100% करेक्ट तो उसमें टाइम नहीं बता सकते हैं हम उसमें। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो यानी कि जो प्रोसेस चल रही होती है उसका 100% एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं। अब जैसे मैंने तुम्हें एक्यूरेट बताने को कहा तो तुम इतने स्मार्ट हो गए, तुमने फटाफट कम ऐसा थोड़ा कि मैम टाइम इतना नहीं, तुमने फटाफट देखा फटाफट बताया। मतलब तुमने वो टाइम स्पैन कम कर दिया जितने टाइम पे तुम उस रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे थे, हम जितने में तुम बता रहे थे। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में एक्यूरेट रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें एवरेजली कैलकुलेशन होती है, टाइम इंटरवल थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, या ऐसे लिख लो, इट इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ it is the rate of the change of the concentration of reactant oblique products in the average time interval। ये डेफिनेशन कभी आएगी नहीं, मैंने तो वैसे ही बता दिया। तो बेस्ट वे टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन इज, या बेस्ट मेजरमेंट of the rate is done by the instantaneous rate of reaction। Instantaneous rate of reaction। अब ये instantaneous rate of reaction का क्या मतलब होता है? It is the rate of reaction measured at that particular instant। Measured at that particular instant। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रिएक्शन की स्पीड मेजर करते हैं। तो लिमिट डेल्टा टी, लिमिट पढ़ा है ना फिजिक्स में थोड़ा बहुत, लिमिट डेल्टा टी को छोटा कर दें, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ताकि किसी भी चीज की जो कंसंट्रेशन को तुम डेल्टा लिख रहे थे, तो जब टाइम बहुत छोटा हो जाता है तो वो डी में चेंज हो जाती है कंसंट्रेशन। डी का भी मतलब चेंज होता है, डेरिवेटिव का भी मतलब चेंज होता है, डेल्टा का भी मतलब चेंज ही होता है। तो डेल्टा ए यानी कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो ये जो इसमें डी ए में बदल गया, यानी कि ये जो अब डेल्टा टी किसको अप्रोच कर जाता है, डी टी को अप्रोच कर जाता है। और डी टी क्या है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है। ऊपर जो तुमने एवरेज इंटरवल लिया था ना, दिस इज वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब लिखने का ढंग देखो, अगर आपको आपने टी से पहले क्या लिखा है? बोलो मैम आपने टी से पहले क्या लिखा है? मैंने ये वाले डी से पहले कह रहे हो? नो मैम यहाँ पे जो टी लिखा है ना उससे पहले, इसी लाइन में। ये वाली टी से पहले तो मैंने डेल्टा टी लिखा है। इससे ऊपर वाला टी मैम। ये लिमिट होती है बेटे, LIMIT होता है ना लिमिट, शॉर्ट में उसको LT लिखते हैं। ओके मैम। ठीक है, अब क्या होता है ना, अगर उसी रिएक्शन का आपको जो यूज करना है ना आपसे, क्योंकि एवरेज रेट सही रेट नहीं देता, हम थोड़े से थोड़ा टाइम इंटरवल करते हैं, इसलिए हमें अभी से जो यूज करना है ना किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट करना है।
इंस्टेंटेनियस रेट, ये होगा -1/a dA/dt -1/b dB/dt +1/c dC/dt +1/d dd/dt। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, मतलब जो अब हमें लिखना होता है ना, इट इज दिस दैट वी हैव टू राइट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। गॉट इट और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इस रिएक्शन में जो सबसे पहला काम आता है वो आता है इसका न्यूमेरिकल, जिसमें एक्सप्रेशन लिखना है और एक्सप्रेशन लिख के वैल्यूज निकालनी है। Let me give you one numerical from this category. चलो ये आपको सॉल्व करके दिखाना है, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बड़े आराम से आप लोग कर लोगे, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। Let me tell you this. चलो पहले यूनिट पढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद कराती हूँ इसका क्वेश्चन। ये तो हो गया बेटे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब उसके बाद है यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं पहले तो। रिगार्डिंग द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले तो रेट को आपने क्या लिखा है, रेट इज इक्वल टू change in the concentration of reactants divided by the time taken। कितना टाइम लिया और कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हुआ। ले देके है तो कंसंट्रेशन बाय टाइम ही है ना, चाहे चेंज भी हो, चेंज का डेल्टा का तो कोई यूनिट होता नहीं है। अब कंसंट्रेशन का क्या यूनिट होता है बेटे, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और टाइम का क्या यूनिट होता है, सेकेंड। तो रेट का यूनिट क्या आ गया, यूनिट ऑफ रेट आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब जो बच्चा थोड़ा सा ज्यादा पढ़ के गया है उसे इतना भी ज्ञान है कि मोल पर लीटर तो मोलैरिटी होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल में जब आपको रेट के भी यूनिट लिखे होंगे ना, तो वो मोलैरिटी पर सेकेंड लिखा होगा, एम पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास ये मोल पर लीटर पर सेकेंड हो सकता है तो इसका आंसर ग्राम इक्वलेंट पर लीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, ग्राम इक्वलेंट पर लीटर पर सेकेंड। अब ग्राम इक्वलेंट पर लीटर को नॉर्मेलिटी लिखते हैं, तो ये नॉर्मेलिटी पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो ग्राम इक्वलेंट पर लीटर पर सेकेंड को नॉर्मेलिटी पर सेकेंड, या मोल पर लीटर पर सेकेंड को मोलैरिटी पर सेकेंड। तो एक यूनिट या इस फॉर्म में आ सकता है, या इस फॉर्म में आ सकता है, या इस फॉर्म में, या इस फॉर्म में।
ये सबने सोल्यूशन पढ़ा है, उनको पता होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मेलिटी को बोलते हैं। अब देखो, अगर आपके पास फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो आप उसकी कंसंट्रेशन लिखोगे। मान लो आपके पास फिजिकल स्टेट गैस आ गई। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट इज गैशियस, तो गैशियस वाले स्टेट में तो बेटे प्रेशर को मेजर करते हैं, ज्यादा अच्छा मेजरेबल प्रेशर है इन कंपैरिजन टू द रिएक्टेंट, इन कंपैरिजन टू द कंसंट्रेशन। जैसे कुछ ऐसे आ गया, A in the gaseous state, B in the gaseous state gives a product. तो आप रेट क्या लिखोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन थोड़ा लिखोगे, इसकी कर सकते हैं इसको भी, क्योंकि सीधी सी बात है कि PV इज इक्वल टू NRT से आप प्रेशर को कंसंट्रेशन में भी बदल सकते हो। बट अगर प्रेशर दिया हुआ है तो रेट हो जाएगा चेंज इन द प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और टाइम टेकन। अब प्रेशर का क्या यूनिट होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? बार। मैम पाँच बार। बार। आप जितने भी आंसर दे रहे हो ना सब ठीक है। इसको ATM पर सेकंड भी बोल सकते हैं, प्रेशर को बार भी बोलते हैं, बार पर सेकंड भी बोल सकते हैं, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, और इसको आप पास्कल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, इसको आप 1 2 3 4 और mm ऑफ मर्करी पर सेकंड भी बोल सकते हैं। अरे और भी कुछ टॉर्शर हो तो पर सेकंड भी बोल सकते हैं, मैं जितने मर्जी लिख लूं, ठीक है ना। बहुत सीधी सी बात है कि प्रेशर अपॉन टाइम होगा। तो जो भी यूनिट आपके पास दो पेपर में आता है उसके अकॉर्डिंग आपको चेक कर लेना है। और मैं 2 हफ्ते से क्लास लाई, तीसरा फोन आ गया, मैंने ऐसे तो क्लास फिर मुझे ऐसा लगेगा कि आप मेरे से कुछ पूछना चाह रहे हो। अब में। मैं ऐसे बच्चों को क्या बोलूं, हाउ यू पीपल आर टेकिंग द क्लासेस विद द अनम्यूट। अनम्यूट रखने के पीछे पता टीचर का क्या मकसद होता है? नितिका इज अनम्यूटेड। अनम्यूट बेटा सिर्फ हम इसलिए रखते हैं ताकि हमें पता लग जाए प्राची शर्मा कि हमारे बच्चों की क्वेरी क्या है। आप बीच में इससे आपकी योग्यता तो कनेक्टेड ही नहीं है अभी, इससे बच्चों की ना सिंसियरिटी पता लगती है क्लास में। तो मैंने कुछ नाम ले दिए हैं, तो जिन बच्चों का माइक अनम्यूटेड है मुझे दोबारा नहीं ऐसे नजर आने चाहिए, बाकी सबको पढ़ने वाले बच्चों को भी डिस्टरबेंस होता है। चलिए नेक्स्ट है बेटे, अब यूनिट तो हमने कर लिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप सोच समझ के करना, ठीक है। मैं थोड़ा सा भी हिंट नहीं दूंगी, अगर नहीं आया तो बताऊंगी क्योंकि काफी बच्चे कर सकते हैं। इन द रिएक्शन ऑफ decomposition of ammonia, decomposition of ammonia, the rate of disappearance of ammonia, disappearance of ammonia is 1.5 into 10 raised to power minus 4 molarity per second. Calculate rate of production of nitrogen and hydrogen along with overall rate of reaction. Overall rate of reaction.
चलो, गिविंग यू 2 minutes and I want everyone to solve this question. शाबाश, जल्दी जल्दी जिन बच्चों को आया है बताओ। जल्दी जल्दी। चलो बेटा जल्दी जल्दी, 2 मिनट और हैं, फिर मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई बच्चा पूरा क्वेश्चन आज क्लास में एक्सप्लेन करे। अगर ऐसे करने लग गए ना, फिर साथ साथ तुम्हारा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर मैं तुम्हें भगा भी सकती हूँ। भगाने का मतलब है कि 12th का कोर्स कंप्लीट करा के फटाफट से 11th की ऑर्गेनिक पे दोबारा से वर्क करें। 11th की ऑर्गेनिक पे दोबारा वर्क हो गया ना, फिर देखना तुम्हारी इंप्रूवमेंट कितनी होती है परफॉर्मेंस में। 12th फिर तुम्हें बहुत आसान लगेगा। और योर सिलेबस इज रियली गुड इन द केमिस्ट्री। आई एम हैप्पी टू सी द रिस्पॉन्स। टेस्ट डिस्कशन भी क्लास में स्टार्ट हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। Yes, who has done बच्चा? जल्दी 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 जल्दी, मुझे तुमसे ही करवाना है ये क्वेश्चन। Who is going to tell me the answer? अच्छा चलो, मुझे अमोनिया का रिएक्शन तो लिखवा दो। अमोनिया डिकम्पोज कैसे होगा?
अमोनिया डिकम्पोज होके क्या देगा? शाबाश, N2 plus 3 H2. दोबारा से बोल उज्जवल। N2 plus 3 H2. N2 plus 3H. तो अमोनिया के कितने मोल आएंगे फिर? M2 मोल. 2 moles. कितने बच्चों का ये रिएक्शन सही है? हैंड रेज करो जरा। ऋत्विका का सही है, कोमल का, प्रतिभा का। क्योंकि जिस बच्चे ने इतना सीख लिया ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60 में से 12, 13, 14, 15, नंबर कम है पर जिनका सही है 16। गुड। 2 तो मेरे पास श्रीजल का तो आंसर भी आ गया। तो पहले तो जिसने ये काम कर लिया उसने आधी जंग जीत ली। उसके बाद काम कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। हैंड डाउन कर लो बेटे। उसके बाद रेट का एक्सप्रेशन लिखना था, -1/2 dN3/dt dN2/dt 1/3 dH2/dt। तो दिस इज अ रेट एक्सप्रेशन। तो अगर आप रेट एक्सप्रेशन पे पहुंच चुके हो, अब आप खोजो कि आपको दिया क्या है। आपको दिया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। जिन बच्चों ने सॉल्व किया वो मुझे बताएंगे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया क्या होता है। व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया? इसमें से कौन सी चीज है जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया है? -1/2 dNH3/dt. हाँ, 1/2 नहीं है ना, इसमें माइनस है बस। तो ये है रेट ऑफ, शाबाश, ये वाला पोर्शन है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो -1/2 dNH3/dt, ठीक है ऋत्विका, दिस इज इक्वल टू dN2/dt, है ना? क्योंकि देखो मैंने जो जो इक्वेशन में लिखा हुआ था वही लिख दिया। तो अब मुझे ये निकालना है, तो इतना पोर्शन तो माइनस वाला तो दिया हुआ है। कभी भी जिंदगी में याद रखना, रेट का एक्सप्रेशन माइनस में नहीं आता, हमेशा रेट का नेट आंसर प्लस में ही आता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट वाला अपने आप माइनस हो जाता है। तो ये वाले पोर्शन की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, dN2/dt। ठीक है, तो अभी मेरे पास आएगा इसका 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो दिस इज 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴, जो कि 0.75 इंटू 10⁻⁻⁴ होता है dN2/dt। अब इसमें एक 100 है तो एक 0 और ऊपर भेज दो। 7.5 इंटू 10⁻⁻⁵ मोलैरिटी पर सेकेंड। ये आपके पास आ गया dN2/dt का पहला एक्सप्रेशन आंसर। अब क्वेश्चन है कि मुझे तो हाइड्रोजन वाला भी कैलकुलेट करना, तो क्या दिक्कत है ना, आप इसके भी इक्वल रख सकते हो या आप इसके भी इक्वल रख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। अब या तो आप इन दोनों को बराबर रख लो, तब हाइड्रोजन का निकल जाएगा। dN2/dt is 1/3 times dH2/dt। अब तुम्हें क्या निकालना है? प्रोडक्शन। ये क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस। प्रोडक्शन का मतलब अपीयरेंस ही होता है, ठीक है? तो एक ही बात है, प्रोडक्शन लिख लो चाहे अपीयरेंस लिख लो। रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ N2, ठीक है? अब इसमें dN2/dt 1/3 dH2/dt होता है dH2/dt। This is 3 times dN2/dt. 3 times dN2/dt 7.5 into 10⁻⁻⁵। तो ये आ जाएगा dH2/dt। 5 3s are 15, 7 3s are 21 और 22 10⁻⁻⁵। एक 0 और नीचे कर लेते हैं, 2.25 into 10⁻⁻⁴। ये हो जाएगा रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, काफी बच्चों के आंसर सही है। ऋत्विका के दोनों आंसर सही हैं और प्रतिभा का भी आंसर सही है। इसके ऊपर फिर से ऋत्विका ने भेजा हुआ है
श्रीजल का आंसर सही नहीं है। श्रीजल थोड़ा सा चेक करो, कोई गड़बड़ हो गई है। अंकिता ठाकुर पूछो बेटे, क्या पूछना है आपका? हैंड रेज है। चलिए एनी हाउ, समझ में आ गया सबको क्वेश्चन? यस मैम। एक और दूं ऐसा? यस मैम। चलो, अब जिनका गलत हुआ था वो अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलेंस तुम खुद करना। पिछले वाले में मैंने ओवरऑल रेट नहीं निकाला। ओवरऑल रेट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के बराबर ही हो जाएगा। चलिए, डू इट।
Ritvika has sent me the answers. हाँ जी, बताइए ऋत्विका, हाउ यू हैव सॉल्व्ड इट। ऋत्विका के अलावा तो और मुझे किसी ने अभी तक आंसर नहीं भेजा। मैम हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस का जो फॉर्मूला था वो -1/a। पहले तो बैलेंसिंग बताओ इसकी। मैम इसकी बैलेंसिंग होगी 2N2O5 gives 4NO2 and 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कितने बच्चों की ये बैलेंसिंग सही है? हाउ मेनी ऑफ यू? क्योंकि आगे तो आप बढ़ ही नहीं सकते जब तक आपका बैलेंसिंग सही नहीं होता। 9 पार्टिसिपेंट्स के हैंड रेज है, कुछ का चैट बॉक्स में आंसर है 13। चलो गुड। उसके बाद बताओ ऋत्विका कैसे करेंगे। मैम हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस गिवन है सबसे पहले ऑक्सीजन लिखेंगे की। रेट एक्सप्रेशन, वो लिखवाओ। मैम -1/a into dA upon dt equals to plus 1/b into b upon dt, and then 1/c into d into c upon dt। अब हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, इतना पोर्शन दिया हुआ है। यस मैम। तो ओवरऑल रेट तो इतना ही आ गया है ना। यस मैम। अब अगर आपको कैलकुलेट करना है बच्चा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, N2O5, तो हो जाएगा रेट इज इक्वल टू माइनस, पहले तो रेट के बराबर ही चलो रख लेते हैं, -1/2 dN2O5/dt। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना दिया हुआ है इसका, ये हमने निकालना 1.2 into 10⁻⁻⁹ है, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, -4। ये आ जाएगा पहला आंसर। दूसरा आंसर, अब इसके अलावा, अब तो काफी बच्चों के चैट बॉक्स में आंसर आ गए। उसके अलावा उसने पूछा है अपीयरेंस ऑफ NO2। अपीयरेंस ऑफ NO2, तो वो तो और आसान है कहानी। आप इन दोनों को बराबर रख लो, तो ये अगर पता है तो ये उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। मैम 4.8 into 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। इसको 4 टाइम्स करोगे तो हमारे पास आ जाएगा NO2 का 4.8 into 10⁻⁻⁸. So this is a way कि how you people are going to calculate the value of the rate expression. चलो अब इसके साथ हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। ठीक है, थोड़ा सा फिर आगे चल लेते हैं। उसके बाद हम कर लेते हैं इसमें कि रेट का एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं,
और वो जो रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, ये लिखते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन से। किसी टॉपिक का सारा सारा कुछ इजी होता है जब समझ आ जाए बेटे। अगर मेरे पास ये रिएक्शन दिया है ना, तो इस रिएक्शन का जो रेट लिखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से, रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो दोनों में से पहचानना है तुम्हें पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आता है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हटा के के लगा देना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए बी की पावर बी, तो ये भी रेट एक्सप्रेशन है। तो इसमें के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, और इसमें ये स्मॉल ए और स्मॉल बी का जो सम होता है इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ द स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। कितनी स्पीशीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलैरिटी। और ये जो है लॉ ऑफ मास एक्शन, इसकी स्टेटमेंट क्या हो गई कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन is directly proportional to product of the concentration of reactants raised to the power stoichiometric coefficients। ठीक है, तो ये है आपके पास रेट एक्सप्रेशन जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन से आता है। So this is how you people have to represent the rate of reaction and this is called as law of mass action। इसको एक बार देख लो। डन बेटा, यस मैम। तू इसकी एक एग्जांपल। चलो, इस इक्वेशन के लिए decomposition of SO3 to SO2 and O2 नंबर एक, और एक जो आपकी है decomposition of N2O5, इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लिखो दोनों के लिए। जल्दी जल्दी करो, बस ये लास्ट है।
2 आंसर्स आई हैव रिसीव्ड प्रतिभा का, दोनों प्रतिभा के। पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ प्रतिभा। मैम पहले इक्वेशन को सॉल्व किया, मतलब ये बैलेंस पहला किया। क्वेश्चन है। 2SO3 gives 2SO2 and O2 एंड इसका जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा SO3 का स्क्वायर, और इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी दैट इज इक्वल टू 2। सेकेंड क्वेश्चन जो है क्या था, N2O5 का डीकम्पोजिशन, ये तो अभी तुमने मेरे साथ ही किया है शायद। कितना बैलेंसिंग आता था इसका, 2 आता था ना, और यस इसका 4 मैम। आता था। तो इसका रेट आएगा N2O5 का स्क्वायर, और इसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी 2। तो कितने बच्चों के दोनों सही हैं? चलो अच्छा ऋत्विका, अभी मैं आपको आपका बता देती हूँ क्वेश्चन। किच कहाँ गया, दूर चला गया। हाँ मिल गया। आपको फैराडेज लॉ के न्यूमेरिकल करवाए हैं मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के उसमें? नो मैम। हैव यू No, डन ma'am. विद, यस और नो? No, ma'am. फैराडेज लॉ का कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया? ये फैराडेज लॉ का न्यूमेरिकल है। नो मैम। कराया होगा, कॉन्सेप्ट तो बताया होगा। मैम कंसेप्ट बताया है, करवाया नहीं है। चलो कोई बात नहीं। इसमें ना एल्यूमिनियम, मैं हिंट दे देती हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक बार फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल सारे बता दूंगी। एल्यूमिनियम 3+ जब 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होता है ना, ठीक है, तो आपके पास एल्यूमिनियम मेटल डिपॉजिट होती है, प्रोडक्शन होता है एल्यूमिनियम का। तो अगर 1 मोल आपका जो कि 96500 कूलम पास करने से डिपॉजिट होता है किसी इलेक्ट्रोड पे, तो उसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स उसमें कंज्यूम होते हैं। अब एल्यूमिनियम के केस में, या आप ऐसा बोल लो कि जब हम 96500 कूलम फैराडे पास करेंगे ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा 1 इलेक्ट्रॉन या 1 मोल के इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट होगा जिसका मोलर मास के बराबर मास हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 3 फैराडे लगेगा पहले तो इसमें चार्ज। ठीक है, आपको फैराडे का जो सेकंड लॉ दिया होता है ना, उसमें एक इक्वेशन है, m इज इक्वल टू E इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500 कूलम। शायद आप लोगों ने सुनी हुई होगी, यस और नो? यस मैम। तो इसमें आप देखो कि इक्वलेंट वेट कितना होगा। इक्वलेंट वेट किसके बराबर होगा बेटे? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द Z फैक्टर, या जिसको आप क्या बोलते हो, वैलेंसी। मॉलिक्यूलर वेट एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27। वैलेंसी कितनी है इसकी? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना, इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 9 मल्टीप्लाइड बाय, या तो इसको 3F लिख लेते तब भी कट जाता वो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय I इंटू टी। आई इंटू टी और कुछ भी नहीं होता कि ये चार्ज होता है, डिवाइडेड बाय 96500 कूलम, और मास ऑफ द सब्सटेंस शायद ऊपर चला गया, न्यूमेरिकल कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, 270 किलोग्राम। ठीक है, तो इसको किलोग्राम को भी ग्राम में चेंज कर लेना, 10⁻³ ग्राम हो गया। बाकी प्रोसेस वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, इससे आपके पास चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज की कैलकुलेशन सबसे पहले तो आप कर लो। चार्ज की कैलकुलेशन करोगे तो आपकी एनोड की कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी। अभी पहले इतना करना,
ठीक है, मैं ये इस कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल ना एक बार अगली बार बहुत अच्छे से करा दूंगी। इसका थोड़ा सा एक बार आप रिव्यू ले आना। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पूरी क्लास होगी तो हम पहले फेराडे से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके मैम। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस दिस। एंड अगली क्लास में जिन बच्चों को भी होमवर्क मिल गया, सबको मिल जाएगा मेरे ख्याल, सब तक आ गया होगा, ग्रुप में 5 डाल दिया अगर तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले वो क्वेश्चन डिस्कस होंगे बेटा, ठीक है? चलिए जी, ओके, बाय बाय। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाय मैम, थैंक यू मैम। बाय जी, बाय। हाय मैम।